ग्रुप डी के साइंस प्रीवियस ईयर क्लास में आपका स्वागत है, जो कि ग्रुप डी का साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और इसमें एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन की संख्या 30 है, लेकिन क्वेश्चन इसमें कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं, ज़्यादा लेट न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण के समय नंगी आँखों को से देखने पर जो है आँखों का अधिक क्षति क्यों होता है। तो जो सूर्य ग्रहण के समय हम लोग नंगी आँखों से जो सूर्य को देखते हैं, उससे हमारी आँखों को जो है अधिक क्षति होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उस समय जो है सूर्य से अवरक्त प्रकाश निकलता है। कौन सा? तो अवरक्त प्रकाश। तो ऑप्शन जो है वह सी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कि प्रकाश विद्युतशील बदलता है, तो ये प्रकाश विद्युतशील किसको किस में बदलता है? तो ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो विद्युत सेल है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्युत सेल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि तरंग किसके द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो ध्वनि तरंग जो है वह किसके द्वारा जो है वह प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो प्रतिध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्रतिध्वनि जो है वो परावर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ से जाता है कभी किसी पठार या किसी पर्वत में, वहाँ से टकरा के आता है तब हमको प्रतिध्वनि, या फिर किसी दीवार से टकरा के आता है तभी हमको प्रतिध्वनि सुनाई देता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, परावर्तन। किसी विद्युत स्थिर यंत्र की इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो आयरन है, जो स्त्री है, उसको गर्म करने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी जस्ता। तो इसमें से जो है ऑप्शन बी जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो किसी विद्युत आयरन में उसको गर्म करने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत आयरन को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी हास अनगिलाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? अनगिलाफिंग गैस किसको कहता है? तो ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो जो लाफिंग गैस है वह होता है N2O। तो N2O को ही हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुलक वह कौन सा बहुलक है जो कि बर्तन पर, वो कौन सी जिसका बर्तन का उपयोग किया जाता है लेकिन उस पर ना चिपकने वाली सतह होता है? तो ऑप्शन ए पॉलीस्टीरीन, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी पॉलीस्टीरीन और ऑप्शन डी पॉलीप्रोपाइलीन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है, जो कि एक ऐसा बर्तन है जो कि ना चिपकने वाली सतह में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कौन सी धातु है जिसको हथेली पर रखने पर वह जो है आसानी से पिघल जाता है? तो ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन डी जो है गैलियम और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो ही ऐसा धातु है जिसको हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, वह है गैलियम और सीजियम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बंद
कमरे में कोयला जलाया जाता है, किसमें? तो किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटने और मृत्यु का कारण बनती है? कि जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कोयले के जलने से सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कौन? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और उसी से कारण से ही जो है वह गैस जो है घुटना और मृत्यु का कारण बनता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत है, कभी कम कभी ज़्यादा सुनाई पड़ता है, जो उसकी आवृत्ति में जो कम और अधिक सुनाई उतार चढ़ाव होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रमन प्रभाव, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी क्रॉम्पटन प्रभाव, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर है जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल UIO GK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से कर सकें, अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें हमारी क्लास में आकर। तो चलिए क्लास देखते हैं। जब लाल, नीले और हरे किरण पुंज का स्थान पर पड़ता है तो वह जो है प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो हम जानते हैं कि हमारा जो प्राथमिक रंग 3 को है, कौन कौन? तो RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। और जब इस तीनों को मिला देते हैं तो उससे क्या है? उससे हमको वाइट रंग प्राप्त होता है। कौन? तो वाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा वो हमें जब तीनों किरण मिल जाता है, कौन? तो लाल, हरा और नीला, तो हमें सफ़ेद रंग की प्राप्ति होती है। कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में होता है? तो जल्दी से कमेंट करें। ए नंबर में नीला, बी नंबर में लाल, सी नंबर में हरा और डी नंबर में पीला। आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष का जो रंग है उसको हम लोग विप्योर के रूप में जानते हैं। तो इधर से 3 छोड़ देंगे तो ग्रीन बचेगा। कौन बचेगा? तो ग्रीन। ग्रीन मीन्स हरा। तो ऑप्शन जो है सी नंबर जो है वह करेक्ट हो जाएगा। परम शून्यताप क्या होता है? तो परम शून्यताप कौन होता है? ऑप्शन ए किसी भी तापमान पैमाने पर आरंभिक बिंदु होता है, या बी नंबर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है, सी नंबर वह ताप जिस पर सभी पदार्थ वाष्प हो जाते हैं, डी नंबर वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ जो है वाष्पीय अवस्था में हो जाता है। इसका सही आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कि परम शून्य ताप क्या है? तो एक न्यूनतम संभव ताप है, इससे न्यूनतम ताप संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज और रेल डिब्बों के पुर्जों बनाने में प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी मिश्र धातु है या धातु है जिसका प्रयोग जो है हवाई जहाज बनाने में भी किया जाता है और रेल डिब्बे के पुर्जे बनाने में भी किया जाता है? तो वह धातु है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु जो है इसका प्रयोग हवाई जहाज और रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी एंटोइन लेवोजियर, ऑप्शन सी जोसेफ एल प्राउट्स और ऑप्शन डी जॉन्स बर्जिलियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जो स्थिर अनुपात का जो नियम है वह जेम्स जोसेफ प्राउट के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है कि जोसेफ प्राउट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। किसने?
कि जोसेफ प्राउड्स ने स्थिर अनुपात व निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। किसने? तो जोसेफ प्राउड्स ने। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। जोसेफ प्राउड का स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात नियम यह बतलाता है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक जो है, सभी तत्व जो उसमें यौगिक रहता है वो किसी निश्चित अनुपात में ही मिलता है और यौगिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली होती है, नग्न या लचीली होती है, या फिर जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? किससे? तो चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ए नंबर में है Ag, 2 नंबर में है Na, 3 नंबर में है Al, 4 नंबर में है जिंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Na सोडियम। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो जो जल की अस्थायी कठोरता है उसे गर्म करने पर ही समाप्त हो जाता है, लेकिन जो जल का जो अस्थायी कठोरता है इसके लिए हम लोग Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। वो कौन होता है? तो वह धोवन सोडन होता है। तो धोवन सोडा का हम लोग प्रयोग करते हैं किसके? तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धोवन सोडा। भूपर पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन है? तो हमारे पृथ्वी में पाए जाने वाला जो दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है पृथ्वी पर पहला कौन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। और उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है यह प्रथम तत्व है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और दूसरा नंबर में आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जैविक अम्ल है? कौन सा है? तो एक जैविक अम्ल है, यानी कि जीवों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको रासायनिक नहीं बनाया जाता है। जैविक अम्ल का मतलब होता है किसी जीव पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो जो ए नंबर में है कार्बोनिल अम्ल, बी नंबर में है नाइट्रिक अम्ल, सी नंबर में है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी नंबर में है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है हमें टमाटर से प्राप्त होते हैं और यही जो है एक जैविक अम्ल है। तो ऑप्शन जो है इसका डी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा है जो मानव त्वचा के सबसे बाहरी हिस्सा को क्या कहते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा जो है मानव त्वचा के सबसे बाहरी हिस्सा होता है? यानी कि त्वचा की जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एपिडर्मिस। यानी कि त्वचा के बाहरी हिस्सा को एपिडर्मिस कहते हैं। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। कौन सा है जो कि संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक में क्या कौन सा आते हैं? तो संयोजी ऊतक में आपका आता है रक्त, अस्थि और उपास्थि। ये सब जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण है। तो कौन सा जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका जो है वह संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। एनिलिडा वर्ग से कौन संबंधित नहीं है? तो एनिलिडा वर्ग में कौन कौन सी जीव आते हैं? तो उसमें केंचुआ आ जाता है, जोंक आ जाता है और नेरिस आ जाता है। तो इसमें कौन सा जो है इससे संबंधित नहीं है? तो एनिलिडा वर्ग से जो संबंधित नहीं है वह है एस्केरिस। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। एस्केरिस जो है वह एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा अंग जो है वह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? किससे? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो ए नंबर में कोरोनरी धमनी, बी नंबर में है हेपेटिक सीरा, 3 नंबर में है गुर्दों की धमनी, 4 नंबर में है पल्मोनरी सीरा। तो इसमें से कौन सा जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। कोरोनरी धमनी जो है वह हृदय से संबंधित है।
कोरोनरी धमनी जो है वह हृदय से संबंधित है। कहाँ से? तो हृदय से। यह जो है रक्त परिसंचरण का एक अंग है। किसका एक अंग है? तो रक्त परिसंचरण का। इसीलिए यह जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात सभी जो है वह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। देखते हैं कि कोरोनरी धमनी हृदय को ऑक्सीजन युक्त प्रवाह कराता है। तो कोरोनरी धमनी क्या करता है कि हृदय को ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वह प्रवाह कराता है। यह परिसंचरण तंत्र का भाग है। जबकि हेपेटिक शिरा गुर्दों की धमनी पल्मोनरी शिरा उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य है कि शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। कौन सा कार्य है? तो शरीर से जो है नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं? कि वह कौन सा कीड़ा है जो रोगों को फैलाता है, और जो रोग को फैलाता है उस कीड़ा को क्या कहते हैं? ए नंबर ट्रांसमीटर, बी नंबर वेक्टर, सी नंबर ट्रांसपोर्टर और डी नंबर लिफ्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रोगों को फैलाने वाला जो कीट होता है उसको हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सा था? तो 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई जो एंटीबायोटिक था वह था पेनिसिलिन। कौन सा था? तो पेनिसिलिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेनिसिलिन जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कब खोजा था? तो 1928 ईस्वी में। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो जो दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण है वह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए नॉर्मन समूवे, ऑप्शन बी क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी निकोलाई स्टिनसन और ऑप्शन डी जेम्स हार्डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा जो है वह पहली बार मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। कौन? तो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन करने से होता है। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्द से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ल्यूकेमिया जो है वह WBC के कैंसर से संबंधित है, यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के कैंसर है। कौन? तो ल्यूकेमिया। एलील क्या होते हैं? एंजाइमों का वैकल्पिक उपयोग, जीन का वैकल्पिक उपयोग, क्रोमोसोम्स का वैकल्पिक उपयोग या अपूर्ण प्रवाह के रूप में। तो एलील क्या होते हैं? तो एलील होता है जीन का एक वैकल्पिक उपयोग है। जीन का वैकल्पिक उपयोग को ही हम लोग एलील का नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। हेमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन क्या है? कि हेमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। ए नंबर में एल्ब्यूमिन, बी नंबर में ग्लोबिन, सी नंबर में ग्लोबिन और डी नंबर में हीम। तो हीमोग्लोबिन में जो है ऑप्शन नंबर डी हीम नाम का जो है वह प्रोटीन पाया जाता है। किस नाम से? तो हीम नाम से प्रोटीन पाया जाता है। किस रक्त समूह वाले को जो है सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि सभी को ब्लड दे सकता है? सर्वदाता समूह कहा जाता है। वह कौन सा ब्लड है? तो हमारे पास 4 ब्लड हैं, AB+, A, B और O। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ। ओ ग्रुप को जो है वह सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है।
जबकि ए बी प्लस ए बी को सर्वग्राही ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि ए बी जो है वह किसी से भी ब्लड ले सकता है और ओ जो है वह किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ ग्रुप।